हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है ना? अच्छे से मेहनत कर रहे हो कि नहीं? ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि बढ़िया से कर रहे हो कि नहीं। दूसरा, इस सीरीज जो एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है हमारी, उसके बाकी के चैप्टर्स की वीडियो जो अभी तक आ गई है वो आपने देखी कि नहीं देखी, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इसके अलावा आपको और किस चीज की नीड है, क्या आइडियाज हैं आपके पास, क्या हम आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं, वो आप हमें जरूर बताना। क्योंकि हम आपके लिए रैंडमली कुछ करें उससे बेटर है कि आप खुद ही हमको कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर ये चीज करो। अगर हमको लगेगा कि हाँ भाई ये, आपने मान लीजिए कोई चीज डिमांड करो, हमको लगा कि हाँ भाई मैक्सिमम बच्चों के बेनिफिट में है ये चीज, तो हम उसको करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बेटा आज मेरा थोड़ा सा सर्दी हो गई है, ठंडक बढ़ गई है, आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, है ना। गर्म कपड़े निकाल लें जिसमें कि तबीयत खराब ना हो। 2 ही महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाना है। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है, तो थोड़ी सी आवाज आपको है ना हल्की सी लगेगी, पर कोई इशू नहीं बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में हम अगला चैप्टर जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस पे चर्चा करने के लिए हम आ चुके हैं आपके सामने। अपनी पेन और कॉपी निकाल के बैठे और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने इस लेक्चर को। ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो यह है बेटा पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ क्यूबिकल वेसल, अ क्यूबिकल वेसल एक वेसल है, contains an ideal gas at NTP. The vessel is being carried by a rocket which is moving at a speed of इतना, कुछ स्पीड से मूव कर रहा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल ऑब्जर्व्ड बाय अस ऑन ग्राउंड, हमारे द्वारा जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, हमको ये बताना है। तो देखो भाई, मान लेते हैं पहले हम मान लेते हैं कि वेसल जो है ग्राउंड पे ही है, तो क्या होगा वहां अंदर, क्या हो रहा होगा। मान लेते हैं वेसल ग्राउंड पे है, राइट। व्हेन वेसल इज ऑन ग्राउंड, ठीक है, जब वेसल ग्राउंड पे है इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा। तो ये मान लेते हैं एक एयर का मॉलिक्यूल है, इसका मास कुछ m है और ये v स्पीड से नीचे आया। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक। तो ये जो पार्टिकल है ये नीचे आएगा और इस सरफेस से टकराएगा, और मान लेते हैं v वेलोसिटी से नीचे आया, तो वापस रिबाउंड हो जाएगा, राइट। ये वापस क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक। क्या है बेटा, कुछ अजम्पशंस हैं, तो वो मैं रिवाइज करा देता हूं। क्या है भाई अजम्पशंस, बताओ सर, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या अजम्पशंस हैं, बताओ क्या अजम्पशंस हैं। सर पहला अजम्पशंस तो है रैंडम मोशन। यस सर, जितने भी पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कांस्टेंट मोशन कर रहे हैं, हर समय वो मोशन में है और वो रैंडमली मूव कर रहा है, ये पहला अजम्पशन है। दूसरा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। भाई जो पार्टिकल्स हैं जो मोशन कर रहे हैं उनका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, ये दूसरा अजम्पशन है, ठीक। थर्ड अजम्पशन क्या है, इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। जो पार्टिकल है वो वॉल के साथ, कंटेनर की वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन कर रहा है,
इस इलास्टिक कोलिजन की वजह से ही प्रेशर हमें फील होता है। इस इलास्टिक कोलिजन की वजह से हमें क्या होता है, प्रेशर फील होता है। ठीक। तीसरा नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं जो गैस के, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। ये चौथा अजम्पशन था। पांचवा क्या है, शॉर्ट कोलिजन टाइम्स। शॉर्ट कोलिजन टाइम, जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल के बीच में और वॉल के बीच में, ये जो टाइम इसमें जो लग रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। ठीक। छठवा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड। न्यूटन के जो लॉ हैं वो क्या है, वैलिड है। ठीक। इस पूरे कोलिजन में न्यूटन के लॉ है वो क्या है, वैलिड है। ठीक। सातवां, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। अब ये क्या मतलब है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल इतने ज्यादा हैं कि उसका स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जस्टिफाइड है। ठीक है, मतलब पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो हम मान सकते हैं कि एक वॉल पे जितने पार्टिकल टकरा रहा है उतने ही वॉल पे ऑन एन एवरेज बाकी दीवारों पे भी टकरा रहे हैं, क्योंकि ये पार्टिकल का नंबर बहुत ज्यादा है। तो जब हम ऑन एन एवरेज देखेंगे तो वो आपको मिलेगा कि अगर एक वॉल पे 10 पार्टिकल टकराए तो दूसरी वॉल पे भी 10 ही टकराएंगे। तो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मान लेते हैं पार्टिकल का नंबर बहुत कम होता तो फिर हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। मान लीजिए दो ही पार्टिकल है कंटेनर में, मान लेते हैं दो ही मॉलिक्यूल है कंटेनर में, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सारी वॉल पे बराबर पार्टिकल टकरा रहे हैं। ठीक है, तो आप नहीं कह पाओगे क्योंकि दो ही मॉलिक्यूल है, वो किसी दो वॉल से ही टकरा पाएंगे एक समय पर। तो आप ये नहीं कह पाओगे कि बाकी वॉल से भी उतने ही पार्टिकल टकरा रहे हैं। पर चूंकि बहुत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स का नंबर, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि किसी इंस्टेंट में जितने पार्टिकल्स एक वॉल से टकरा रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स बाकी वॉल से भी टकरा रहे हैं। इसी का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट अजम्पशन होता है स्टेडी स्टेट। क्या होता है स्टेडी स्टेट, कि भाई जो गैस है सिंपल है, उसको बहुत लंबे समय तक हमने छोड़ दिया और इवेंचुअली एक स्टेडी स्टेट मिल जाएगी। इवेंचुअली एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जहां पर जो प्रेशर हमको दिख रहा है वो हमको दिखेगा, स्टेडी स्टेट। ठीक। फिर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है रैंडम और स्टेडी स्टेट भी आ चुकी है, तो अगर आप पूरे कंटेनर में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी समय अगर आप डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स देखोगे, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स देखोगे, टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल देखोगे, तो सारी प्रॉपर्टी एक जैसी मिलेगी। मान लीजिए इस कंटेनर पे आपने इस पॉइंट पे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी सब देखा, इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, सारे पॉइंट पे जहां जहां आप देखोगे स्टेडी स्टेट में क्या मिलेगा, सेम टेम्परेचर, सेम डेंसिटी, सेम प्रेशर, सारी जो प्रॉपर्टीज हैं मॉलिक्यूल की वो आपको सब सेम मिलेंगी। तो ये बेटा ये 9 अजम्पशंस है किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। अब सर ये आपने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि आपके नीट में या जेई में सीधे सीधे क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है कि कौन सा अजम्पशन है या कौन सा अजम्पशन नहीं है। तो इसलिए आपको ये 9 अजम्पशंस मालूम होने चाहिए कि क्या अजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, इसलिए हमने ये लिख दिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जब वेसल ग्राउंड पे है, जब वेसल क्या है बेटा, ग्राउंड पे है, जब वेसल ग्राउंड पे है तो प्रेशर कितना फील होगा, कैलकुलेट करो। जब वेसल ग्राउंड पे है तो प्रेशर कितना फील होगा। तो सर चेंज इन मोमेंटम इस पार्टिकल का निकालना, तो इसके लिए हमको कैसे लिखना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम। अब यहां पर आप देखो, अब आप यहां पर देखो, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा -mv जे कैप।
जैसे नीचे की तरफ जा रहा था ना इनिशियली, ओके। फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस एम वी जे कैप। अब ये आपने कैसे लिखा, ये आपने कैसे लिखा सर, यहाँ पे हमने लिखा ना कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है, तो ये वाला अजम्पशन यूज करके हमने लिखा कि उसकी वेलोसिटी जितनी नीचे की तरफ थी उतनी ही कोलिजन के बाद ऊपर की तरफ हो गई, ई इज इक्वल टू 1। तो ये वाला अजम्पशन हमने यूज किया, इलास्टिक कोलिजन वाला हमने क्या किया बेटा, अजम्पशन यूज किया। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा सर, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा सर, सर वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या है सर, एम वी जे कैप है, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या है, माइनस एम वी जे कैप है। तो ये कितना हो जाएगा, टू एम वी जे कैप, ये हो जाएगा टू एम वी जे कैप। तो आपका चेंज इन मोमेंटम इतना आ गया सर। अब मान लेते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा सर, फोर्स हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा, टू एम वी अपॉन डेल्टा टी जे कैप, जे कैप। इतना फोर्स वेक्टर आ जाएगा, इतना फोर्स वेक्टर आ जाएगा। तो इतना फोर्स इस एक मॉलिक्यूल पे लगा, इतना फोर्स इस एक मॉलिक्यूल पे लगा। तो अगर n एटम्स टकरा रहे हैं किसी एक टाइम पर, n एटम्स किसी एक टाइम पर टकरा रहे हैं, और इसका एरिया मान लेते हैं a है, ये एरिया कितना है, a है, इस फेस का एरिया कितना है, a, ये वाला एरिया। तो प्रेशर कितना होगा भाई, तो प्रेशर होगा टू एम वी अपॉन डेल्टा टी इंटू एन अपॉन ए। तो टू एम वी एन अपॉन ए डेल्टा टी, इतना प्रेशर लग रहा होगा, इतना प्रेशर लग रहा होगा। अब ये कब लग रहा है, ये प्रेशर हमने कब कैलकुलेट किया, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां है, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां है, ग्राउंड पर है, ठीक। अब आप यहां पर देखो, ये F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लगाया हमने, यहां पे हमने न्यूटन्स लॉ वाला अजम्पशन भी हमने यहां पे ले लिया, न्यूटन्स लॉ वाला अजम्पशन भी हमने ले लिया, ठीक है। और ये दो अजम्पशन हमने मेनली यहाँ पर यूज किए, बाकी तो सारे अजम्पशन वैलिड हैं, पर मेनली ये दो अजम्पशन हमने यहाँ पे यूज करके ये इक्वेशंस लिखी हैं। अब सवाल ये बोल रहा है कि इस वेसल को हमने रॉकेट पे रख दिया, इस वेसल को कहाँ रख दिया बेटा, एक रॉकेट पे रख दिया। तो मान लेते हैं भाई ये अपना, यहाँ पे अगली स्लाइड पे बनाते हैं, ये अपना रॉकेट है भाई साहब, ऐसा रॉकेट है, ये अपना रॉकेट है भाई साहब, ऐसा। और ये रॉकेट किसका है, एलोन मस्क का है ना। अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क के रॉकेट, एलोन मस्क ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। क्या काम किया, उसने रॉकेट को वापस दोबारा से रीयूजेबल बना दिया, दोबारा से कैच कर लिया, आपने न्यूज देखी होगी। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, एक साइंटिफिक अचीवमेंट है, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है बेटा। तो मान लेते हैं एलोन मस्क का रॉकेट है, ठीक है, एलोन मस्क का रॉकेट है ये। अब इस रॉकेट के अंदर ये पतीला रखा हुआ हमारा, राइट, तो इस पतीले को हम अलग से भी बना लेते हैं। अब ये जो रॉकेट है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो रॉकेट है भाई, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितना स्पीड से, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। कितना स्पीड से जा रहा है, 500 मीटर पर सेकंड, यही बोल रहा है, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो अंदर, अब ग्राउंड पे बैठ के आप देखोगे, ग्राउंड पे अगर आप बैठ के देखोगे तो यहाँ पे एक जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं v, नीचे की तरफ है, और ये पूरा का पूरा पतीला भी ऊपर कितने की तरफ से जा रहा है, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आपको ये बात मालूम है कि आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो, है ना, आप ग्राउंड पे बैठ के इसको देख रहे हो, तो आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ नेट कितनी दिखेगी सर, वो दिखेगी v माइनस 500 मीटर पर सेकेंड, आपको ग्राउंड से दिखेगी, तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से जब आप देखोगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखेगी उसकी, इसको हम एक्स वेक्टर बोल लेते हैं, इसको हम वाई वेक्टर बोल लेते हैं। तो हमको कितनी दिखेगी, v माइनस 500 और माइनस जे कैप, इतनी दिखेगी। ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी दिखेगी बेटा। अब क्या होगा, टकरा के क्या जाए, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, वो ऐसा टकराएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से। तो आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी दिखेगी सर, वो दिखेगी v प्लस 500, नहीं
आपको जब आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो, राइट, जब आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तो कितनी दिखेगी? सॉरी, यहां पे प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा सर? क्यों? क्योंकि भाई ये v और ये 500, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस 500 हो जाएगी। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस 500 हो जाएगी। v प्लस 500 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, अब जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ये तो इनिशियल केस में होगी, राइट। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी सर? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? वो हो जाएगी, यहाँ पे माइनस वी होगा, राइट, माइनस वी प्लस 500। ठीक, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो v का साइन क्या है? माइनस में है, और 500 ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस में, तो माइनस वी प्लस 500। अब सही हुआ। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस 500 जे कैप हो जाएगी, क्योंकि v भी ऊपर की तरफ, 500 भी ऊपर की तरफ, तो नेट वेलोसिटी आपको v प्लस 500 इस तरीके से दिखेगी। अब यहां से आप निकालो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, आपको निकल जाएगा यहां से मास से मल्टीप्लाई करके। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो सर वो तो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? v प्लस 500 इंटू एम जे कैप माइनस ऑफ माइनस v प्लस 500। ठीक, एक मिनट, कुछ गलती की हमने। कोई गलती कर दी, एक सेकंड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस 500 ही रहेगी, राइट, v प्लस 500 ही रहेगी। ठीक तो है, सही लिखा था यार। ठीक, और जब ये वापस जा रहा है तो v माइनस 500 हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। अरे भाई, और ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे माइनस में होगी, ये प्लस में होगी। अब ठीक है भाई, इनिशियली क्या है? v नीचे की तरफ है और 500 ऊपर की तरफ है। ये v नीचे की तरफ है, 500 ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी? v प्लस 500 हो जाएगी। और फाइनली क्या है? v भी ऊपर की तरफ है, 500 भी ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी? v माइनस 500 हो जाएगी। यही तो लिखना था। ठीक है, अब यहां पर देख लो भाई, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को लिख लो यहां पर। तो यहां पे फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी माइनस 500, ठीक, इंटू जे कैप माइनस ऑफ v प्लस 500 इंटू एम इंटू माइनस जे कैप। यहां पे क्या आ जाएगा? एम वी माइनस 500 एम जे कैप। फिर ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस एम वी जे कैप और प्लस 500 एम जे कैप। अब सही ले रहा इक्वेशन। ये टर्म आपका देखो क्लियरली कैंसिल हो रहा है, तो ये बन गया 2mv जे कैप। ये क्या आ गया? डेल्टा पी। तो आप यहां से अगर फोर्स लिखोगे, यहां से आप क्या लिख दोगे? अगर फोर्स लिखने की कोशिश करोगे तो सेम वे में, इन अ सिमिलर मैनर, तो इन अ सिमिलर मैनर जैसे आपने पहले लिखा था, आप अगर लिखने की कोशिश करोगे तो आपको प्रेशर कितना मिल जाएगा? पी, प्रेशर कितना मिल जाएगा? यही मिल जाएगा 2mvn a डेल्टा टी। तो आपको जो प्रेशर देखने को मिलेगा ग्राउंड से, अगर अब वो पूरा का पूरा सिस्टम, अगर वो पूरा का पूरा बॉडी रॉकेट में रखा हुआ है और रॉकेट 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो आपको प्रेशर जो दिखेगा वो सेम दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। remains same because motion of vessel as a whole does not affect the relative motion of the gas molecule। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, डज नॉट इफेक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। यहां पे हमने क्या लिखा निकाली है? ये रिलेटिव वेलोसिटी ही तो निकाली है। ये हमने क्या कैलकुलेट किया? रिलेटिव वेलोसिटी तो की है।
क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के अनुसार से ही मोमेंटम होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के अनुसार से ही क्या होगा, मोमेंटम होगा। पर चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो जब वो पूरा का पूरा वेसल रॉकेट में रखा हुआ है तो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, मोमेंटम चेंज हो जाएगा पार्टिकल्स का, बट टकराने के बाद जो चेंज इन मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ये आपका सवाल था पहला वाला। अगला, अगले पे आते हैं भाई। अगला में क्या बोल रहा है, अगला में बोल रहा है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन इन अ क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ वी। ए बी सी डी ई एफ जी एच दिखाया हुआ है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। वन फेस ऑफ क्यूब ई एफ जी एच इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच टोटली एब्जॉर्ब्स एनी गैस मॉलिक्यूल। तो ई एफ जी एच इसको हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ई एफ जी एच ये वाला जो सरफेस है ये टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। बाकी जो सरफेसेस हैं उसमें क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बाकी सरफेसेस में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, पर यहां पर क्या हो रहा है, टोटली एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, टोटली एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो अब बिल्कुल जैसे पिछले सवाल में किया था उसके लिए हम बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे। कैसे, देखो अब यहां पर हम दोनों दो केस ले लेंगे भाई साहब, ठीक, दो केस ले लेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं। पहला केस क्या है, फॉर ए बी सी डी, अपोजिट फेस ले लेते हैं, फॉर ए बी सी डी फेस। अब एबीसीडी फेस के लिए जब आप बात करोगे, जब आप एबीसीडी के लिए बात करोगे तो क्या होगा भाई, अब यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल है, ये वी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और टकरा के वापस वी वेलोसिटी से आ जाएगा, क्योंकि इसका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। और इसमें हम एक्सेस बना देते हैं, ये बी के ऊपर ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, एक्स लिख लो, इसको ऐसा जेड मान लो, एक्सेस ऐसे बना दी। तो फॉर एबीसीडी फेस, एबीसीडी फेस की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होगा देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा था वो, तो क्या हो जाएगा, प्लस एम वी जे कैप। फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर, इलास्टिक कोलिजन हुआ, टकराने के बाद नीचे आया तो माइनस एम वी जे कैप। तो सर चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा 2 एम वी जे कैप। कैसे सर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। सर लिख के बता दो, नहीं समझ आया, अरे पूरा लिख देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा हो। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना बेटा चेंज इन मोमेंटम के लिए। हाँ सर, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल क्या है, माइनस एम वी जे कैप, इनिशियल क्या है, माइनस ऑफ एम वी जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 एम वी जे कैप। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स सर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो हो जाएगा माइनस 2 एम वी अपॉन डेल्टा टी जे कैप। और चेंज इन मोमेंटम कितने पार्टिकल्स का, एन पार्टिकल्स का, मान लेते हैं एन पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो हो जाएगा 2 एम वी एन अपॉन डेल्टा टी इंटू ए। अब यहां से माइनस और जे कैप क्यों हटा दिया, क्योंकि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको मालूम है। तो ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा किस पे, ए बी सी डी पे, ठीक। अब बात करनी है हमको किसकी, ई एफ जी एच की। अब हमको किसकी बात करनी, ई एफ जी एच की, उसके लिए हम कलर बदल लेते हैं। तो ई एफ जी एच की चर्चा करनी है तो हम कलर बदल लेते हैं भाई। चलो ई एफ जी एच, तो फॉर ई एफ जी एच फेस, अब बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने की थी और इस क्वेश्चन में भी की है, राइट। अब ई एफ जी एच के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, तो इसको हम ब्लू ये इससे बना लेते हैं, रेड कलर से बना लेते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल है एम मास का, वो नीचे की तरफ वी वेलोसिटी से जा रहा था, और चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो ये ऊपर वापस नहीं आएगा, ये इसी में चिपक के रह जाएगा। तो ई एफ जी एच के लिए हमारा पास क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, सर इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा सर नीचे की तरफ है ना, तो माइनस एम वी जे कैप। सर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सर फाइनल मोमेंटम हमारा 0 हो जाएगा, जे कैप। क्यों, क्योंकि टकरा के उसी में चिपक गया ना, ई इज इक्वल टू 0 है, तो वापस रिबाउंड नहीं होगा। ओके सर, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, सर वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल,
फिर हमारे पास आ जाएगा 0 जे कैप माइनस ऑफ माइनस एम वी जे कैप, फिर हमारे पास आ जाएगा एम वी जे कैप प्लस एम वी जे कैप। तो सर हम फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन ई एफ जी एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फिर हमारे पास आ जाएगा एम वी इंटू एन अपॉन डेल्टा टी जे कैप। एन मान लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया है ना स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, कि सारी वॉल्स पे सेम अमाउंट ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं। तो जितने एटम यहाँ ऊपर कोलाइड होंगे उतने ही नीचे होंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हमको लेना है, क्योंकि हमारा ये क्या है? अजम्पशन है, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा। तो यहां से हमको फोर्स मिल गया, तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ऑन ई एफ जी एच, फोर्स अपॉन एरिया होगा, तो सर वो हो जाएगा एन एम वी डेल्टा टी इंटू ए। तो सर ध्यान से देखो, ये तो सर आधा है इसका, प्रेशर ऑफ ए बी सी डी। तो सर ये तो ध्यान से देखा तो हमको ये तो पता चला कि प्रेशर ऑफ ए बी सी डी का आधा है। ओह सर, ये तो आधा आ गया सर, आधा आ गया। तो ए बी सी डी पे जितना प्रेशर लग रहा था उसका आधा लगेगा किस पे? ई एफ जी एच पे। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है? ई एफ जी एच विल बी जीरो। जीरो तो नहीं है भाई, गलत। भाई कुछ ना कुछ प्रेशर तो लग ही रहा है। प्रेशर ऑन ऑल फेसेस विल बी इक्वल, गलत। इक्वल कहाँ है भाई? दिख गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। वुड बी डबल, प्रेशर ऑन ई एफ जी एच विल बी डबल द प्रेशर ऑन एबीसीडी। ई एफ जी एच का प्रेशर एबीसीडी का डबल है, गलत। आधा है भैया, प्रेशर ऑन एबीसीडी विल हाफ ऑफ एबीसीडी, तो आधा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसा सवाल बेटा जेई में और नीट में आ सकता है, जेई मेंस में और नीट में आ सकता है, और मैंने आपको बेसिक से समझाया दिया। ठीक, अब यहाँ मैंने इतना लिखा है, इसको डायरेक्टली पढ़ के भी टिक कर सकते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ एक एक स्टेप। क्लियरली समझ आ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 2mv होगा, और यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं, ओरली हो सकता है। तो क्लियरली समझ आ रहा है चेंज इन मोमेंटम यहाँ आधा होगा तो प्रेशर भी यहाँ आधा हो जाएगा। बट आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी स्टेप, जिसमें कोई अगर वीक बच्चा भी आप में, जिसको शायद ये इक्वेशन लिखने में कंफर्ट नहीं महसूस हो रहा, वो भी समझ पाए। ठीक है, अदरवाइज ये इतना लिखने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखा है, नहीं तो इसको एक लाइन में, दो लाइन में भी किया जा सकता है। तो ये मत समझना ये तो लेंदी सवाल है, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज मैं इसको पूरा लिख के ढंग से बता रहा हूँ, जिसके कंसेप्ट क्लियर हो। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको क्या किया? एक्स्ट्रा चीज बता दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब बोल रहा बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, तो आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, तो उस इक्वेशन में आपने, उस इक्वेशन के डेरिवेशन में आपने पढ़ा था कि 3 लॉज होते हैं। क्या होते हैं सर? 3 लॉ होते हैं सर। हाँ सर, पढ़ा था हमने। बता दो सर, तीनों बता दो। बता देते बेटा, तीनों ही बता देते, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, तीनों नो बता देते हैं। पहला लॉ था जो आपने पढ़ा था, वो बेटा था पहला आपने जो लॉ पढ़ा था वो पढ़ा था बॉयल्स लॉ। हाँ, जिस पे ये सवाल है। दूसरा आपने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, इस पे छोटा सा सवाल नीट में, जेई में आ सकता है, मेंस में। और तीसरा आपने पढ़ा था एवोग्रेडो लॉ, एवाग्रेडो लॉ। पहला जो लॉ था वो क्या बोलता था? बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये बोलता था। और इसमें बाय डिफॉल्ट क्या था? N and T आर कॉन्स्टेंट्स। अब N और T कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या था? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए वैलिड था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल के लिए वैलिड हो जाएगा, और उस केस में ये क्या बन जाएगा? P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि यहां से आपको क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1V1 इक्वल टू P2V2 मिल जाएगा बॉयल्स लॉ के केस में। यही सवाल में पूछा गया है, दिस इज द सवाल। बॉयल्स लॉ की चर्चा हो रही है, तो बॉयल्स लॉ किसके बारे में? आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में है। अब दूसरा लॉ क्या था सर? दूसरा भी बता देते हैं, जब सवाल को आप कर ही रहे हो तो ढंग से बता दो। हाँ बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो, पूरा बताएंगे। तो दूसरा लॉ था V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू T। और यहां पे जब V इज प्रोपोर्शनल टू 2 ही बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली P एंड N आर कांस्टेंट।
और पी एन एन आर कॉन्स्टेंट मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? v अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2 लिख सकते हैं चार्ल्स लॉ के केस में। यस सर। अब एवोगेड्रो लॉ क्या था? एवोगेड्रो लॉ था v इज प्रोपोर्शनल टू n, वेलोसिटी बोल रहा हूं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कंडीशन क्या अप्लाइड थी? p एंड t आर कांस्टेंट। अगर p एंड t कांस्टेंट है तब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, जितने ज्यादा आप मोल्स बढ़ाओगे उतनी वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। तो यहां से हम क्या, और ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल दोनों। तो फिर इन दोनों में क्या फर्क है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ में क्या अंतर है? यहां पे हमने क्या बोला? एन एन टी आर कॉन्स्टेंट। तो ये सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है। ये भी किसका के लिए? क्लोज सिस्टम के लिए। यहां नंबर ऑफ मोल क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। पर यहां पर नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है, मतलब ये कैसा है? ओपन सिस्टम। ये फर्क है। ये मत बोलना अरे सर यहाँ पी एन टी आर कॉन्स्टेंट, यहाँ भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, पी कॉन्स्टेंट था। भाई ये ओपन सिस्टम के लिए है, एन तभी तो वेरी करेगा। यस सर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? v अपॉन एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v1 अपॉन n1 इक्वल टू v2 अपॉन n2। और सर हमको यह बात अब याद आ गई कि जब हम इन तीनों ही लॉ को मिला देते थे तो हमको मिलता था pv इज इक्वल टू nrt। ये लॉ हमको मिल जाता था और हम खुश हो जाते थे। pv इज इक्वल टू nrt, इन तीनों को कंबाइन करके हमको मिलता था। ठीक, तो ये तीन लॉ थे, उनको मिला के हमको क्या मिला था? आइडियल गैस इक्वेशन मिला था। ठीक, तो आसान सवाल। आगे बढ़ सकते हैं, इसमें इतना ही डिस्कशन नेसेसरी था। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट बोल रहा है अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस is in a vertical position and has a piston of mass m which is that is able to move up or down without friction। अब without friction का मतलब क्या हो रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। विदाउट फ्रिक्शन का मतलब क्या है? कि प्रोसेस जो हो रही है बेटा वो रिवर्सिबल हो रही है। क्या सी हो रही है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। ठीक, रिवर्सिबली प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं। तो जो हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़े थे, डराइव किए थे, तो वो सब उसको हम अप्लाई करके यहाँ पे सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? राइट। अब क्या बोल रहा है? सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस इज इन वर्टिकल पोजिशन हैज अ मास m। तो भाई यहां पर एक चीज समझो कि यहां पर एक प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट लग रहा है। मान लेते हैं इस पिस्टन का एरिया है A, तो इस पिस्टन का मास वेट भी लग रहा होगा mg। तो इस पूरे सिस्टम पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? इस पूरे सिस्टम पे प्रेशर जो लग रहा है उसको बैलेंस करने का जिम्मा किसने उठाया हुआ? अंदर वाले ने, P इंटरनल ने। तो P इंटरनल जो प्रेशर है वो इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो P इंटरनल इंटू ए इज इक्वल टू एम जी प्लस पी नॉट इंटू ए से डिवाइड कर दो तो P इंटरनल आपको मिल जाएगा एम जी बाई ए प्लस पी नॉट, एम जी बाई ए प्लस पी नॉट। इतना प्रेशर इस सिस्टम के अंदर वाली गैस में है। अब यहां देखो m तो बदल नहीं रहा, पी नॉट भी नहीं बदल रहा, ए भी नहीं बदल रहा। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई भाई साहब? ये प्रोसेस कैसी हो गई? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई कि नहीं हो गई? CONSTA एंटी कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई कि नहीं हो गई? इसको हम आइसोबैरिक भी कहते हैं। यस सर। तो यहां पे आइसोबैरिक प्रोसेस हो रही है। यस सर, ठीक, आइसोबैरिक प्रोसेस हो रही है। ठीक, तो P इनसाइड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। P इनसाइड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इस पूरे सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है दैट विल बी कांस्टेंट। और क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन हो रही है तो बहुत ही धीरे धीरे हो रही है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। राइट। तो अब सवाल क्या पूछा है? अब देखते हैं भाई। अब सवाल जो पूछा है वो देखते हैं। ठीक, तो
ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब पहला बात पढ़ते हैं, ठीक है। बोथ पी एंड वी ऑफ द गैस विल चेंज, ठीक। अगर इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ठीक, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। भाई क्या बोल रहा, बोथ पी एंड वी विल चेंज, गलत, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये वाली बात गलत। ओनली पी विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, भाई पी तो कांस्टेंट है, आइसोबैरिक है, ये भी गलत। वी विल चेंज बट नॉट पी, ये बात सही है। भाई वी बढ़ेगा बट पी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे पी नॉट ही रहेगा, या पी इनसाइड जो हमने यहाँ पे लिखा ना पी इन, वही रहेगा। तो प्रेशर विल नॉट चेंज, और चूंकि सिस्टम क्लोज है तो नंबर ऑफ मोल्स विल नॉट चेंज, तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेशर विल चेंज बट नॉट वॉल्यूम, गलत, प्रेशर तो कांस्टेंट है भाई, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर सी गलत, आंसर सी हमारा सही आंसर है। अब इसमें क्या है कि कई बार किताबों में क्या है, ऐसे को पी इनको यहाँ पर बुक में सीधा mg बाई ए भी लिखा होगा। उसने क्या किया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो ऐसा भी अगर आपको लिखा दिख जाए तो कोई उसमें आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है, चलता है इतना, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट, आगे। अब ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस आर शोन इन फिगर। वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, एट टू वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। अब भाई क्वेश्चन में खुद वो बोल रहा है कि जो प्रोसेस हो रही है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रही है, और नहीं भी बोलता तो आप ग्राफ देख के समझ सकते हो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रही है, राइट, ठीक है। अब हमको बताना P1 P2 का हल, राइट, ओके। तो हमको पता है कि अब ये VT कर्व दिया हुआ है, तो T वाले एक्सेस से इसका एंगल θ1 मान लेते हैं, और इसका एंगल क्या मान लेते हैं, θ2 एंगल मान लेते हैं। तो पहला वाला जो कर्व है P1, उसका जो स्लोप होगा M1, वो क्या हो जाएगा, tan θ1। और दूसरा वाला जो कर्व होगा P2, उसका स्लोप क्या हो जाएगा M2, वो कितना हो जाएगा, tan θ2। और ये किसके बराबर होगा, dP अपॉन dt 1 के बराबर। मतलब पहली वाली इक्वेशन के लिए dP अपॉन dt कैलकुलेट करो, वो किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा, किसके, पहले वाले कर्व के, इसके। और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए अगर आप dP अपॉन dt कैलकुलेट करते हैं, वो भी किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा, किसके, सेकंड इक्वेशन के, ठीक। और क्लियरली हमें दिख रहा है कि M2 किससे बड़ा है, M1 से। कैसे पता, फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ में हमको क्लियरली दिख रहा है कि M2 किसके बड़े हैं, M1 के बड़े हैं। M2 किससे बड़ा है, M1 से बड़ा है। इतनी बात हमने इस ग्राफ को देख के समझ ली, इतनी बात हमने जो काले रंग से हमने लिखी बात, वो ग्राफ को देख के समझ ली। अब बस हमको क्या करना है, dP अपॉन dt निकालना है दोनों प्रोसेस के लिए, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। dP अपॉन dt निकालना है, तो हमें मालूम है PV इज इक्वल टू क्या होता है सर, nRT होता है, यस सर। और हमको मालूम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो V को हम लिख देंगे NR अपॉन P, या इसको ऐसा लिखो। अब हमको क्या निकालना है, dP अपॉन dt निकालना है, ठीक, नहीं dV अपॉन dt, सॉरी, ये VT कर्व है ना, तो ये dV अपॉन dt होगा। अरे भाई स्लोप निकाल रहे हो ना कर्व की, तो वॉल्यूम और टाइम का, टेम्परेचर का कर्व है, तो यह है dV अपॉन dt ऑफ फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, dV अपॉन dt ऑफ सेकेंड, ठीक। तो dV अपॉन dt हमको निकालना है, तो इसको हम पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो dP अपॉन dt इंटू वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्लस dV अपॉन dt इंटू प्रेशर कॉन्स्टेंट। भाई प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था। NR कांस्टेंट है, तो ये जाएगा NR बाहर, dt अपॉन dt अपॉन dt क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास एक पूरी नहीं, हाँ, dt अपॉन dt क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, dt को उस तरफ ले जाओ, तो हमको मिल जाएगा dp इंटू वी प्लस dv इंटू p इज इक्वल टू NR dt।
ये इक्वेशन हमको मिल गई, ये इक्वेशन हमको मिल गई। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, सिंपली डिफरेंशिएट किया, कुछ भी नहीं किया, अपने तरफ से कोई दिमाग अभी तक हमने नहीं लगाया, सिर्फ डिफरेंशिएट किया इसको। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये। यस सर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास मिल जाएगा dv इंटू पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो यहां से हम निकाल लेंगे dv अपॉन डी टी, वो क्या हो जाएगा? एन आर अपॉन पी। अब पहले वाले कर्व के लिए अगर आपको लिखना हो, इस इक्वेशन से अगर आपको पहले कर्व के लिए लिखना है तो कैसे लिखोगे? पहले कर्व के लिए आपको लिखना है तो dv अपॉन डी टी फॉर कर्व नंबर 1 वो क्या हो जाएगा? एन आर अपॉन पी 1, क्योंकि पहले कर्व के प्रेशर क्या है? P1। और सिमिलरली अगर आपको दूसरे कर्व के लिए लिखना हो तो कैसे लिखोगे? dv अपॉन डी टी फॉर कर्व नंबर 2 इज इक्वल टू एन आर अपॉन P2, क्योंकि सेकंड कर्व में प्रेशर कितना है? P2 है। और यही तो है स्लोप, यही तो है स्लोप जिसको हमने m1 और m2 कहा है। तो हमने m1 और m2 को कैलकुलेट कर लिया। अब बस हमको क्वेश्चन में क्लियरली ग्राफ से पता है m2 इज ग्रेटर देन m1, तो यहां हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो m2 जो है ग्रेटर देन है किसके? m1 के। तो यहाँ पे एन आर अपॉन P2 किससे बड़ा है? एन आर अपॉन P1 से। एन आर से एन आर गया, इसको जब आप रिवर्स करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, राइट? 1/2 ग्रेटर देन 1/3 होता है, तो इसको रिवर्स करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 2 इज लेस देन 3 बन जाता है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। ये आपने मैथ्स में इतना पढ़ा होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, और डिवाइड से अगर उल्टा करते हैं तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, कि जैसे मान लेते हैं -2 इज ग्रेटर देन -3, सबको पता है। अब इस दो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इज लेस देन 3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये बात आपको बेसिक मैथ की पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? P2 इज लेस देन P1, ये बन जाएगा। जब इनइक्वालिटी इसको रिवर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो P2 इज लेस देन P1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। P2 इज लेस देन P1, ए ऑप्शन हमको दिख रहा है, ए ऑप्शन है दिख रहा, सही है। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। तो आसान सवाल, ग्राफ रीड करना था बस कि क्या चीज आपसे पूछी गई है, और ग्राफ से आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, बस उसी का खेल था। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ H2 इज कंटेन इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। एक बॉक्स है भाई, ये बॉक्स है, इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम है, और इसमें गैस कितना है? 1 मोल, ठीक। और क्या भरा हुआ है? H2, ठीक ना। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, सब दे दिया उसमें। अब क्या बोल रहा है? गैस इज हीटेड, ठीक है, टू टेम्परेचर 3000 केल्विन। अब गैस को क्या कर दिया? हीट कर दिया, ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो गया? 3000 केल्विन हो गया भाई साहब, ठीक, हीटेड। तो अब क्या हो गया केस? अब क्या हो गया भाई? अब केस हो गया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया? 3000 केल्विन हो गया। ये T1 था, सब 1 1 लिख दो, तो T2 कितना हो गया? 3000 केल्विन। एंड द गैस गेट्स कन्वर्टेड टू गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इस पूरे क्वेश्चन का। जब आपने हीट किया तो गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम में। मतलब H2 गैस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई, H में कन्वर्ट हो गई, मतलब इसका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। गैस का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन डिसोशिएट होकर ऐसे हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो गई, ऐसे डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन इस तरीके से कन्वर्ट हो गई, है ना, हाइड्रोजन एटम्स में, ठीक। अब ये मैं केमिस्ट्री वाला नहीं हूं भाई, इसमें ऊपर डॉट लगेगा कि प्लस लगेगा मुझे नहीं मालूम, ये शशि सर से पूछ लेना भाई। डिसोसिएशन होके बस H हो गया, ये H2 का H हो गया, इतना मुझे पता है भाई, ठीक। अब जब वो H2 का H हुआ भाई, ये पूछ लेना ना, ये H डॉट बनेगा कि H प्लस बनेगा, आई डोंट नो, राइट।
H2 को अगर आप ऐसे डिसोसिएट करोगे टेम्परेचर में हाई हीट करके तो रेडिकल बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा? मेरे हिसाब से शायद रेडिकल बनेगा, राइट? पूछ लेना, राइट? तो यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे सर? वो डबल हो जाएंगे, है ना? एक H2 ब्रेक करके दो हाइड्रोजन रेडिकल बनाएगा, रेडिकल ही बनेगा, एक बार कंफर्म कर लेना। तो 1 यहाँ पे 2 है, तो अगर ये 1 मोल था तो ये डिसोसिएट होके कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। वॉल्यूम तो उतना ही है, ये कंटेनर थोड़ी बदला है, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो फाइनल प्रेशर आपको बताना है, फाइनल प्रेशर क्या होगा? तो मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर P1 था, फाइनल प्रेशर P2 था, तो हमें P2 और P1 के बीच का रिलेशन ही बताना है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम दोनों केस में क्या करेंगे? वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों केस में क्या है, वॉल्यूम सेम है। तो पहली बार P इक्वल टू एनआरटी लगा के वॉल्यूम निकाल लेंगे, दूसरी बार P इक्वल टू एनआरटी लगा के वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इनिशियली, है ना, केस वन के लिए लिख लेते हैं, ठीक? इसको केस 1 कह देते हैं, ये केस 1 है मान लेते हैं, और हीट करने के बाद केस 2 बन गया ये, ठीक? केस 1 में क्या होगा? PV इज इक्वल टू एनआरटी, P1 V1 N1 R T1। तो यहां से हमको V1 मिल गया N1 R T1 अपॉन P1। N1 की वैल्यू कितनी है सर? 1 है, R तो R है, T1 की वैल्यू कितनी है सर? 300 अपॉन P1, इनिशियल प्रेशर वो तो हमें पता नहीं, P1 ही लिखा हुआ। केस 2 के लिए लिखो भाई, केस 2 के लिए लिखो PV इक्वल टू एनआरटी, तो P2 V2 इज इक्वल टू NR T2। तो यहां से हम V2 क्या निकालेंगे? N2R। अब V2 क्या आ जाएगा यहाँ से? N2 है ना, यहाँ पे N2 है, N2 की वैल्यू कितनी है? 2 मोल है, R तो R है, T2 की वैल्यू कितनी है सर? 3000 केल्विन अपॉन P2। प्रेशर केस सेकंड केस में हमको पता, उसको हमने बोला है P2। अब दोनों केस का वॉल्यूम क्या है? सेम, आपको दिख रहा है 1 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं आया। तो सिंस V1 इज इक्वल टू V2, तो यहां से हम पुट कर देंगे 1 इंटू R इंटू 300 अपॉन P1 इज इक्वल टू 2 इंटू R इंटू 3000 अपॉन P2। R से R कैंसिल, 2 जीरो में 2 जीरो गया, 3 में 10 गया, ठीक? तो ये P2 की वैल्यू क्या आ गई? 20 P1। मतलब इनिशियल जो प्रेशर था उसका 20 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया? 20 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया? 20 टाइम्स। ट्वेंटी टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, ठीक? 20 गुना हो गया, 20 टाइम्स हो गया इनिशियल प्रेशर का, राइट? तो आंसर हमारा क्या आएगा? डी, ठीक? आई होप आपको ये समझ आ गया, कुछ नहीं था, पीवी इक्वल टू एनआरटी का वो था एप्लीकेशन, राइट? H2 डिसोसिएट होता है 2H रेडिकल्स में, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। A vessel of volume V contains a mixture of 1 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen, ठीक? Let F1 dV denote fraction of molecule with speed V and D plus dV, और F2B भी ऑक्सीजन को दिखाता है, तो फिर हमको बताना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, ठीक? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन या फॉर्मूला या रटने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक? ना ही आपको डेरिवेशन रटने की जरूरत है, ना ही फॉर्मूला रटने की जरूरत है, ठीक? बस आपको कुछ रिजल्ट्स इसके याद ध्यान में रखने हैं, ठीक? कुछ रिजल्ट्स आपको बस ध्यान में रखने हैं, ठीक? तो मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये होता है भाई, एक मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, ठीक? ये होता है। अब ये मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, इसका ग्राफ भी मैं बताऊंगा, पहले ये लॉ बता देता हूं ये है क्या, ठीक? तो मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेलोसिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेलोसिटी का, वो मैक्सवेल के हिसाब से इन्होंने पूरा डेरिवेशन किया है, ठीक है? कैलकुलेट करके ये आता है। अब ये फॉर्मूला पे ध्यान आपको सिर्फ याद नहीं रखना है, इसको रटना नहीं है,
बस कुछ रिजल्ट्स आपको मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। 4π v², ठीक, इंटू m अपॉन 2π kb इंटू टी, ठीक, माइनस, नहीं, इंटू की पावर 3/2, ठीक, इंटू e की पावर माइनस mv² बाई 2kb इंटू टी, 2kb इंटू टी, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम फॉर्म करते हैं कुछ, ठीक। 4π एज इट इज रहने दो, ठीक, और अपॉन पाई यहां भी ले आओ, राइट। mv² अपॉन 2kbt यहां बन जाएगा, इन की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस mv² होल अपॉन 2kbt। इस mv² अपॉन 2kb को अगर हम थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल दें तो ये बन जाएगा 4, ये पाई से पाई हटाओ यार, ठीक, तो ये बन जाएगा 4 इंटू अल्फा की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा, ये एफ बन जाएगा, ऐसे एफ अल्फा बन गया। ये यहां पे हमने क्या कर लिया है, mv² अपॉन 2kb इंटू टी को क्या पुट कर दिया, अल्फा। ये फॉर्मूला कहां से आता है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। मैक्सवेल का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वहां से ये आता है। अब यहां आप देखो अल्फा किस चीज पे डिपेंड करता है, अल्फा किस चीज पे डिपेंड करता है, ये देखो सर, के भी तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये, हाँ। टेम्परेचर टी भी कांस्टेंट है, अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या किसी एक रूम में आप मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। v क्या है, वेलोसिटी है, और m क्या है सर, m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल है, तो यहां पे हम लिख देते हैं kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में आपको पुट करना है। जैसे मान लो रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 प्लस 273 303 केल्विन इस फॉर्मूले में पुट करोगे, राइट। मास क्या है, m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पे ध्यान रखना मास ऑफ मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक। एवरेज मास नहीं लोगे आप गैस का, एयर मान लो एक हवा में भरी है तो हर एक मॉलिक्यूल का सेपरेट मास रखोगे, ठीक है, या हम इसको मोलर मास भी कह सकते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। और v क्या है, कोई स्पीड है, ठीक, v इज व्हाट, स्पीड, राइट। तो जब आप मैक्सवेल के कर्व को प्लॉट करते हो बेटा, जब आप मैक्सवेल के कर्व को क्या करते हो बेटा, प्लॉट करते हो ऐसे, ठीक। और ये कर्व कैसे प्लॉट होता है, ये कर्व कैसे प्लॉट होता है, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, या इसको हम कहते हैं एफ वी, है ना, या इसको हम, हाँ एफ वी कह लो, है, एफ वी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है, राइट। और यहां पे क्या होता है, वेलोसिटी होती है। देख कर्व कुछ ऐसा बनता है, कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है मॉलिक्यूल में, ठीक, दिस इज एफ वी, या एफ, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। ऐसा कुछ कर्व बनता है, बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऐसा कुछ बनता है, ठीक। ये क्या दिखा रहा है, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड किस, सबसे अधिक नंबर में किस स्पीड पे है मॉलिक्यूल्स, कि मान लीजिए किसी कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल है, तो ये कर्व क्या दिखा रहा है कि भाई ये वाली जो स्पीड होगी v1, ये स्पीड होगी कुछ v2, ये स्पीड होगी v3, और मान लेते हैं ये स्पीड है v4। तो ये कर्व ये दिखा रहा है कि v1 स्पीड लेट से 5 मॉलिक्यूल के पास होगी, v2 स्पीड लेट से 8 मॉलिक्यूल के पास होगी, v3 स्पीड लेट से 15 मॉलिक्यूल के पास होगी, और v4 में कर्व सबसे ऊपर है, मतलब सबसे मेजोरिटी नंबर, सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स के पास v4 स्पीड होगी, लेट से 60 मॉलिक्यूल के पास v4 होगी। ये कर्व इस बात को दिखा रहा है। तो एक तरीके से क्या है, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कर्व क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। अब ये वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, आप यहां देखो
इस वाले इक्वेशन से देखना, ठीक है। वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का क्या मास है उस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है मेनली, ठीक है। v तो यहां पे खुद ही वेलोसिटी है, ठीक है, तो मेनली और वेलोसिटी है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर पे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ मॉलिक्यूल पे एंड टेम्परेचर पे। यस सर। अब मान लो किसी कंडीशन में, मान लो एक रूम है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स के पास कितनी वेलोसिटी है, ये हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया उस केस में, तो उस रूम का कुछ फिक्स टेम्परेचर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? सीधा सीधा मास पे डिपेंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड करेगा। अब मान लेते हैं कि एक रूम है, मान लेते हैं उसमें अलग अलग गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, और भी बाकी गैसेस हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, और भी बाकी गैसेस हैं। अब यहां पर ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अच्छा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जब इसमें मास रखेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिल जाएगा, हाइड्रोजन का मास रखेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ऑक्सीजन का मास रखेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अलग रखेंगे, ठीक, हाइड्रोजन का अलग रखेंगे इसमें, ऑक्सीजन का अलग रखेंगे इसमें, हीलियम का अलग रखेंगे। मतलब इस फॉर्मूले में जो m की जगह वैल्यू है वो एटॉमिक मास हम रखेंगे किसका? CO2 का, H2 का, O2 का, E का, और उससे हमको अलग अलग एटम्स का, अलग अलग गैसेस का हमको क्या मिल जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल जाएगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, इसका डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला भी नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू एम और एफ वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। यहां से इतना ही, दो ही चीज आप ध्यान रखना है भाई। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब a vessel of volume V contain a mixture of 1 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen. FV denote the fraction of molecule between इतना and इतना. Similarly for oxygen, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मॉलिक्यूल वेलोसिटी का, उसकी बारे में बात हो रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कर रहा है, ठीक। डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन डीवी एंड वी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, राइट। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्या है? F1v प्लस F2v ओबेज मैक्सवेल लॉ। हमने अभी आपको बताया कि इस फॉर्मूले में अलग अलग एटम का आप मास पुट करोगे तो अलग अलग का अलग अलग आपको फंक्शन मिल जाएगा। मतलब वो सबको ऐड नहीं करना है, इंडिविजुअली आप पुट करोगे तो ये गलत है। मतलब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि O2 अपने आप में मैक्सवेल के लॉ को फॉलो करेगा और H2 अपने आप में खुद सेपरेटली मैक्सवेल के लॉ फॉलो करेगा। मतलब O2 भी मैक्सवेल के इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो कर रहा होगा और H2 भी इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो कर रहा होगा। ये इसका मतलब, ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, बस इतने पे ही सवाल आएगा आपके एग्जाम, इससे भी और नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत हायर ऑर्डर फिजिक्स है। इसका डेरिवेशन भी आपने बुक में कहीं नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा तो बस ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कि भाई ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। F1 एंड F2 विल ओबे मैक्सवेल सेपरेटली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये बात एकदम सही बेटा, 100 तरीके की सही बात है। नेवर विल फॉलो, गलत भाई, नेवर कैसे गलत? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर फॉलो होता ही होता है, ठीक है। F1v एंड F2v विल बी द सेम। भाई Fv किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। जब आप O2 के लिए इसको यहां पे अप्लाई करोगे तो O2 का मास यहां रखोगे, और जब आप H2 के लिए अप्लाई करोगे तो यहां पे क्या मास रखोगे? H2 का मास रखोगे। तो जब O2 का वैल्यू आपको निकालना होगा तो M की जगह आप क्या पुट करोगे? M की जगह आप 32 पुट करोगे। M की जगह आप क्या पुट करोगे? 32। O2 के लिए जब अप्लाई करोगे तो M की जगह आप 32 पुट करोगे, और H2 के लिए जब अप्लाई करोगे तो M की जगह आप क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। जब M की वैल्यू ही बदल गई O2 के केस में और H2 के केस में, तो ये दोनों सेम कैसे होगा? अलग अलग आएगा ना यार, तो ये गलत हो गया ना, रॉन्ग। क्योंकि इस फॉर्मूले में जो M है उसकी वैल्यू ही बदल जा रही है O2 और H2 के केस में, तो सेम कैसे आ जाएगा? अलग अलग आएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या था भाई? बी था आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट,
अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इन्फ्लेटेड रबर बैलून कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैज अ प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। तो भाई एक बलून बना लेते हैं, ये बलून है, ठीक, ऐसा है, दिस इज अ बलून। क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक, तो N इज इक्वल टू क्या है, 1 मोल। फिर प्रेशर इज P, वॉल्यूम एज V, टेम्परेचर इज T, ये सब दिया हुआ है। ये इनिशियल केस में है ना, तो इसको हमने I से दिखा दिया, इनिशियल केस। इफ टेम्परेचर रेजेस टू 1.1 T, अब क्या हुआ फाइनल केस में, टेम्परेचर क्या हो गया, 1.1 T हो गया, एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज सेट नहीं है, इंक्रीज्ड है, ये स्पेलिंग गलत है एनसीईआरटी में, दिस इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 1.05 V। तो फाइनल प्रेशर बताना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही केस में, अब देखो ध्यान से, दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, क्योंकि क्या है, बैलून है, तो कुछ एंटर नहीं हुआ। तो पहले केस में अगर हम PV इज इक्वल टू एनआरटी लगाएं, तो P1 V1 N1 T1, तो यहां से हम N1 की वैल्यू निकाल लेंगे, P1 V1 अपॉन R T1। तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1, P1 तो P है, V1 भी V है, R तो R है, और T1 T है, और ये पूरी वैल्यू कितनी आई, 1 के बराबर आई। फाइनली अगर हम PV इज इक्वल टू एनआरटी दोबारा लगाएं, PV इज इक्वल टू एनआरटी फिर से लगाएं फाइनल केस में, P2 V2 N2 RT2, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 V2 अपॉन RT2, तो ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब P2 कितना है, P2 तो हमको पता नहीं, वही निकालना है। V2 कितना है सर, 1.05 V है, अपॉन R T2 कितना है सर, 1.1 T है। अब यहां से आप देखो N1 इक्वल टू N2 हमको मालूम है, N1 इक्वल टू N2 हमको मालूम है, ठीक। तो N1 इक्वल टू N2 हमको मालूम है, तो यहाँ पे पुट कर दो दोनों चीजें, तो PVRT, N1 की जगह क्या है, P इंटू V अपॉन R इंटू T, N2 की जगह क्या है, P2 इंटू 1.05 V, ठीक है, अपॉन R इंटू 1.1 T। तो यहां से आप V से V कैंसिल करो, ठीक, T से T कैंसिल करो, R से R कैंसिल करो, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, P2 की वैल्यू आ गई 1.1 अपॉन 1.05 P। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन वाला दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन वाला दिमाग, क्या लगाना है बेटा, कैलकुलेशन वाला दिमाग, ठीक, हाँ। अगर आप ये सोचो, ठीक, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि 1.1 P को हम कुछ अल्फा पुट कर दें, ठीक, 1.1 P को हम कुछ एक अल्फा पुट कर दें इसमें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P2 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1.05। यस सर, अल्फा को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 1 से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वैल्यू अल्फा से छोटी आएगी क्या, हाँ सर। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, P2 इज लेस देन अल्फा, हाँ सर, क्योंकि आप 1 से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वैल्यू छोटी आएगी। जैसे आप 3 को 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, 1.05 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो 3 से छोटा आएगा, और अगर आप 3 को 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, 0.99 से डिवाइड करोगे, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से बड़ा आएगा। इतनी कैलकुलेशन में दिमाग आपका चलना चाहिए। तो ये वैल्यू अल्फा से क्या आएगी, छोटी आएगी, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, P2 इज लेस देन, P2 इज लेस देन 1.1 P, ये वाली बात हम कह सकते हैं। यस सर, इतना हमने सोच लिया। अब यहां इसी में एक और दिमाग लगाते हैं कैलकुलेशन वाला, इस बार P को अल्फा पुट करते हैं, किसको, P को, तो लेट P इज इक्वल टू अल्फा, तो यहां से क्या आ जाएगा, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.1 अपॉन 1.05 अल्फा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आप यहां पर देखो,
ये जो चीज है 1.1 अपॉन 1.05, ये क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आप 1.1 को उससे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। कैसे आया सर? ये हमको नहीं समझ आया, बताता हूं भाई। इतना तो आप मानते हो ना कि 1.1 बड़ा है 1.05 से? हाँ सर मानते हैं। 1.05 को इस तरफ ले जाओ तो 1.1 अपॉन 1.05 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यस सर। अब दोनों साइड अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी अल्फा मल्टीप्लाई करो और यहां भी अल्फा मल्टीप्लाई करो। यस सर। ये क्या बन गया? ये P2 बन गया, ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा को हमने क्या बोला था? P बोला था, तो यहां से हमको क्या मिल गया? P2 ग्रेटर देन P। तो ये कैलकुलेशन करके हमको क्या मिल गया? P2 इज ग्रेटर देन P। तो ये कैलकुलेशन जो हुई है यहां पर, ये आपको ध्यान रखनी है। ये कैलकुलेशन वाला दिमाग आपको लगाना था इस सवाल में। यस सर। अब इन दोनों रिजल्ट से हम क्या लिख कह सकते हैं? इन दोनों रिजल्ट को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों रिजल्ट को अगर हम जोड़ दें तो हम क्या कह पाएंगे कि P2 की वैल्यू छोटी है 1.1 P से, पर बड़ी है किससे? P से। दिस इज द रिजल्ट दैट वी कैन ऑब्टेन कि P2 की वैल्यू P और 1.1 P से के बीच में है। ठीक। तो यहां पे आप देखो, यहां पर आप देखो ये P यहां पे मिस हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला दिमाग लगाना था आपको, ये सोचना था कि ये वैल्यू कहां लाई कर रही है। तो ये 1.1 P से तो छोटी है, पर P से ये बड़ी है, ये सोचना था आपको इस सवाल में। तो इट वॉज अ स्लाइटली गुड प्रॉब्लम। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है सवाल? देखो भाई, बोल रहा है कि ABCDEFGH इज अ हॉलो क्यूब मेड ऑफ एन इंसुलेटर। ये ऐसा है। फेस ABCD हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इनसाइड द क्यूब। तो इसके ऊपर क्या है भाई साहब? पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो यहां पर आप रेड कलर से हम ABCD पे पॉजिटिव दिखा देते हैं ऐसे। ये क्यों दिखा रहे हैं सर? भाई क्वेश्चन में बोला यार। हाँ सर, क्वेश्चन में बोला तो दिखा दिया, दिखाना चाहिए, ठीक। और अंदर क्यूब के क्या है? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है, मतलब क्यूब के अंदर क्या है? H प्लस है। ठीक है, क्यूब के अंदर क्या है? H प्लस है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है। ठीक। ठीक। अब बोल रहा है यूजुअल काइनेटिक थ्योरी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, मतलब काइनेटिक थ्योरी के जो एक्सप्रेशन है। अब काइनेटिक थ्योरी के एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? काइनेटिक थ्योरी के एक्सप्रेशन का मतलब है उसके जो पोस्टुलेट्स हैं, जो मैंने अभी आपको यहां लिख के बताए थे। ठीक है, ये जो पोस्टुलेट्स थे बेटा, इनके बारे में बात हो रही है कि ये चीज वैलिड होगी कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? अब जब यहां पे हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, लगेगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो यहां पर इस सिचुएशन में एक एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, एक्सटर्नल नेट फोर्स प्रेजेंट है। अब सर एक्सटर्नल नेट फोर्स प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा? सर जो हमारा स्टैटिस्टिकल लॉ था, ठीक है, ये वाला जो हमारा पॉइंट था, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, ये फेल हो गया। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट फेल्स। क्यों? क्यों हो गया? स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ये कहता है कि चूंकि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कि अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उसके ऊपर अगर कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और उनका परफेक्टली रैंडम मोशन हो रहा है, तो चूंकि उनमें कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा? हर एक डायरेक्शन में इक्वल ही कोलाइड करेगा। हर एक डायरेक्शन में उसका ट्रीटमेंट इक्वली होगा, हर एक डायरेक्शन में एक जैसा बिहेव करेगा। पर वो कब करेगा? जब उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी जीरो। पर इस केस में तो एक नेट फोर्स लग रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेट H प्लस आयंस का नीचे की तरफ मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? इसलिए इस प्लस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से इस H प्लस आयन का एक नेट मूवमेंट होगा कि नहीं होगा इस डायरेक्शन में? यस सर, होगा। हो सकता है ये H प्लस आयन ऐसा कहीं टकराए,
फिर वहां से टकरा के यहाँ आए, हो सकता है यहाँ कहीं टकरा के यहाँ आए, या हो सकता है यहाँ कहीं टकरा के यहाँ आए। ओवरऑल पर नेट मूवमेंट तो नीचे की तरफ होगा ना, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। यस सर। तो यहां पर चूंकि ये स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, तो पूरी की पूरी काइनेटिक थ्योरी ही फेल हो गई। तो काइनेटिक थ्योरी यहां वैलिड नहीं होगी, विल नॉट बी वैलिड सिंस आयंस वुड एक्सपीरियंस फोर्सेस अदर देन ड्यू टू कोलिजन। ये बात सही है ना, कोलिजन के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए आयन के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर, तभी काइनेटिक थ्योरी वैलिड है ना। उसमें बोला भी गया काइनेटिक थ्योरी में कि नेट फोर्स कोई भी फोर्स है नहीं, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स किसी भी तरीके का नहीं है, लिखा हुआ है। नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मतलब कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उस पर, है ना। क्योंकि आप सोचो ना, एक मॉलिक्यूल के ऊपर अगर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेज जीरो होंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा, इसका सीधा सीधा ये मतलब है। ठीक है ये बात सही हो गई। फिर दूसरा, विल नॉट बी वैलिड सिंस कोलिजन्स विद वॉल वुड नॉट बी इलास्टिक। अब कोलिजन विथ वॉल्स जो है वो इलास्टिक नहीं होंगी, ये तो गलत है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस से आप ये कैसे कह सकते हो कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता, ये गलत है। विल नॉट बी वैलिड बिकॉज आइसोट्रोपी इज लॉस्ट। हाँ ये बात सही है। आइसोट्रोपी का मतलब क्या है सर? आइसोट्रोपी का मतलब होता है सेम बिहेवियर इन ऑल डायरेक्शंस। क्या होता है सर? सेम बिहेवियर इन ऑल डायरेक्शंस, चार सभी डायरेक्शन में सेम बिहेवियर हो गया इसका। तो चूंकि यहां पे एक नेट फोर्स लग गया है नीचे की तरफ, तो आइसोट्रोपी नहीं होगी, सेम बिहेवियर नहीं होगा सारे डायरेक्शन में, राइट। तो ये वाला बात भी सही है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा शानदार सवाल है बेटा। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हमको मिला। ठीक है, अगला अगला क्या बोल रहा है बेटा? अगला ये बोल रहा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन हैव एनर्जी ड्यू टू बोथ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। सही बात है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू 2/3 ई। ई इज, ई क्या है? ठीक है, हमको ये बताना है ई क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये पीवी इज इक्वल टू क्या होगा ये सोच लेते हैं। तो सर पीवी इज इक्वल टू होगा आर इंटू टी। पीवी इज इक्वल टू क्या होगा? आर इंटू टी, आर इंटू टी, सॉरी एन आर टी, एन भी ले लो इसमें। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू आर इंटू टी। पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, ये होगा। यस सर। ठीक, अब अब हमको मालूम है कि के बी और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, बताओ, कमेंट करके बताओ कि के बी और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो के बी और आर के बीच में रिलेशन होता है के बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्मॉल के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आर क्या है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट, आर अपॉन एन, ये होता है। यस, तो यहां पुट कर दो भाई। तो पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू के बी इंटू एन इंटू टी। ठीक, के बी इंटू एन इंटू टी, राइट। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक, ठीक। अब यहां पर एन को इस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्रेशर पी अपॉन एन इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू के बी इंटू टी, एन इंटू के बी इंटू टी, एन इंटू के बी इंटू टी। पी अपॉन एन को ही क्या बोल दिया जाता है? स्मॉल पी। तो स्मॉल पी इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू के बी इंटू टी, ये हो गया भाई, ये हो गया। अब ये क्यों किया?
अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे स्मॉल पी लिखा हुआ है, तो स्मॉल पी क्या है भाई, वो है कैपिटल टी पी अपॉन एन। ठीक, ये बात आपको समझना है। ठीक, अब ये तो हमने अभी ये सब किया, राइट। अब हम क्या बात करेंगे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम जो क्वेश्चन में लिखा था उसको डिसाइफर कर रहे थे कि लिखा क्या है। तो हमने पहले पीवी की वैल्यू निकाली कि पीवी की वैल्यू केवी के टर्म्स में क्या होगी। तो केवी के टर्म में क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है और एनर्जी हमको मालूम है कि केवी के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो ई ट्रांसलेशन क्या होगा सर, हमको मालूम है ई होता है F/2 इंटू के बी इंटू टी, एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, फॉर वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ई क्या होता है फॉर वन मॉलिक्यूल, क्या होता है F/2 इंटू के बी इंटू टी। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन पूछोगे तो सर ट्रांसलेशन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, सर ट्रांसलेशन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, बताओ सर। सर ट्रांसलेशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कैसे सर, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने बताया था, ठीक, बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा बना हुआ है, सर ये x है, ये y है, ये z है, और यहां पर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा रखा हुआ है। अब ये 3 तरीके से ट्रांसलेट हो सकता है। हाँ सर हमको पता है 3 तरीके से हो सकता है। कैसे 3 तरीके से, अरे बेटा, एक तो वो x डायरेक्शन में जा सकता है, एक वो y डायरेक्शन में जा सकता है, एक वो z डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है ट्रांसलेट होने की। तो f ट्रांसलेशन मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन कितनी है सर, वो है 3। तो ई ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा सर, 3/2 के बी इंटू टी। ई ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 के बी इंटू टी। ठीक, तो एन मोल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन मोल की, फॉर एन मोल्स, एन मोल्स सर वो हो जाएगी ई ट्रांसलेशन 3/2 के बी इंटू टी इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है, एन मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। व्हाट इज एन, व्हाट इज कैपिटल एन, कैपिटल एन इज एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। यस सर। अब रोटेशन की बात करते हैं सर, रोटेशन के लिए क्या होगा। अब रोटेशन के लिए आप सोचो जरा ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है ऐसा, रोटेशन करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 इसके पास चॉइसेस हैं। या तो ये आप मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल, इसके पास जो मॉलिक्यूल है ये ए है मॉलिक्यूल, और ये मान लेते हैं बी मॉलिक्यूल है। तो या तो ये ए के अबाउट रोटेट करे या तो दो बी के अबाउट रोटेट करे। 2 ही ऑप्शन हैं इसके पास, 2 ही चॉइसेस हैं। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन कितनी है सर, 2 है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन कितनी है सर, 2 है। तो ई रोटेशन कितनी हो जाएगी, मतलब रोटेशन की एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी 2/2 के बी इंटू टी, ये एक मॉलिक्यूल की। यस सर। तो सर एन मोल्स की कितनी हो जाएगी, 4 एन मोल्स। तो ई रोटेशन कितना हो जाएगा सर, ई रोटेशन हो जाएगा 2/2 के बी इंटू टी इंटू एन इंटू कैपिटल एन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रोटेशन की एनर्जी हो जाएगी टोटल एन मोल्स की, राइट, एन मोल्स की हो जाएगी, एन मोल्स की हो जाएगी। ठीक, अब यहां से अगर आप देखो ये वाली इक्वेशन से देखो, राइट, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1,
और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हमें इक्वेशन नंबर 1 से बात करनी है, ठीक है, अगर हमें इक्वेशन नंबर 1 से बात करनी है तो इक्वेशन नंबर 1 से हम 1 तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंचने के लिए, अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम बात करना शुरू करते हैं। ठीक, अब 1 तक हमको पहुंचना है, राइट? ठीक, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पीवी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में वो बोल रहा है। अब हमको बताना ई क्या है, व्हाट इज ई। अच्छा, टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी? टोटल एनर्जी भी लिख लेते हैं यहां पर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी भी लिख लेते हैं। तो ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशन, ये वाला चीज और इसके पीछे जो लिखा हुआ था ये वाला चीज, ये वाला चीज दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3/2 प्लस 2/2 कितनी हो जाएगी? 5/2 kV इंटू टी। यस सर। अब यहां पर आप देखो, अब अगर अब अगर अब अगर इफ ई हम ले लें, ई ट्रांसलेशन को, मतलब ई ट्रांसलेशन की जगह हम ई रख दें, तो ये वाली इक्वेशन में ई ट्रांसलेशन की जगह ई आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन से, राइट, इससे, थर्ड इक्वेशन से। ठीक, तो ई इज इक्वल टू 2/3 kb इंटू टी इंटू स्मॉल एन कैपिटल एन। सर kb इंटू टी स्मॉल एन कैपिटल एन, ये क्या है? पीवी है, पी कैपिटल वी है। तो यहां पुट कर देंगे 2/3 पी कैपिटल वी। तो यहां से हमको मिल जाएगा पीवी इज इक्वल टू 3/2e। तो अगर हम ट्रांसलेशन को ई बोल दें तो हमको ये वाली चीज मिल जाएगी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? 3/2 kb इंटू टी है, सॉरी 2/3 नहीं है। ठीक है, 3/2 kb इंटू टी। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? यहां से हमको क्या मिल जाएगा? kb 3/2 pv। तो यहां से हमको pv pv क्या मिल गया? 2/3e। और क्वेश्चन में यही तो बोला है, तो e क्या हो गया? e हो गया ट्रांसलेशन वाली एनर्जी। व्हाट इज e? e इज ट्रांसलेशन वाली एनर्जी। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम गलत। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन में, सेम वे में अगर हम इस इक्वेशन में e को हम रोटेशन मान लेते, ठीक है, अगर हम रोटेशन मान लेते, ठीक है, इफ अगर हम सेम वे में E इज इक्वल टू ई रोटेशन मान लेते, ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन नंबर 4 यूज हो रही होती। तो इक्वेशन नंबर 4 से हमको क्या मिल जाता? E इज इक्वल टू kb इंटू टी इंटू स्मॉल एन कैपिटल एन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 4 है। तो यहां से हमको pv इज इक्वल टू ई मिल रहा होता, pv इज इक्वल टू ई मिल रहा होता कि नहीं मिल रहा होता, अगर हम किसको मान लेते? रोटेशन को। पर ऐसा तो क्वेश्चन में दिया नहीं, क्वेश्चन में तो ये दिया। अच्छा, अगर हम टोटल मान लेते, अगर हम क्या मान लेते? टोटल मान लेते इफ E इज इक्वल टू ई टोटल, अगर हम ऐसा मान लेते तो हमको pv इज इक्वल टू क्या मिल रहा होता? 2/5e मिल रहा होता। सेम मैनर में, सिमिलरली जैसे इसको किया वैसे इसको भी किया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 2/3e बोला है, इसका मतलब है कि स्मॉल e को हमने क्या लिया हुआ है? ई टोटल, ई ट्रांसलेशन लिया हुआ है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, अब है ना, ओनली ट्रांसलेशन पार्ट ऑफ एनर्जी बिकॉज रोटेशन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ट्रांसलेशन। गलत, ये रीजन नहीं है। ये तो बस हमने मान लिया कि ई ट्रांसलेशन को ई लिखा, तो ये वाली इक्वेशन कैसी बन जाएगी वो हमने किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी का जो पार्ट है वो नेग्लिजिबल है। कैसे नेग्लिजिबल हो जाएगा भाई? यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और रोटेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है।
तो ये भाई कंसिडरेबल एनर्जी है, मतलब यहाँ 3 जूल है तो वहां 2 जूल है, 2 जूल को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओनली ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ एनर्जी बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन विद द स्मॉल प्रेशर लीड्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये बात सही है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये ही क्यों माना, इसी से क्यों लिए, क्योंकि यहां पे इक्वेशन में क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर किस वजह से होता है, कोलिजन की वजह से होता है। प्रेशर किसकी वजह से होता है सर, कोलिजन की वजह से। प्रेशर किसकी वजह से होता है, P इज ड्यू टू प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन, एंड कोलिजन इज ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो हमने चीज की है, ये गलत हो गई, ये चीज जो है वो गलत हो गई। क्यों, क्योंकि ये कोलिजन में रिजल्ट नहीं करेंगे। ये वाले जो रोटेशनल पार्ट ऑफ एनर्जी है और ये टोटल है जो एनर्जी, टोटल, ये टोटल है, वो कोलिजन का पार्ट नहीं होगा। कोलिजन का पार्ट क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी क्या बोल रहा है, आप ये बात समझ पाए, कोलिजन किसकी वजह से होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से होता है। तो ये वाला इक्वेशन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक। बाकी दो इक्वेशन क्या होंगे, गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि रोटेशन और टोटल एनर्जी की वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, और ट्रांसलेशन की वजह से क्या है, प्रेशर। और इस इक्वेशन में कौन सा टर्म आ रहा है, प्रेशर का टर्म आ रहा है। तो ओनली कोलिजन विल लीड टू कोलिजन विल लीड टू प्रेशर, और कोलिजन का रिलेशन किससे है, ट्रांसलेशन मोशन से, ठीक। ट्रांसलेशन पार्ट ऑफ एनर्जी बिकॉज रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी ईदर साइन और, ये तो गलत है। ये भाई ये क्या, ईदर साइन विदर साइन क्या होता है, ये तो इलॉजिकल है, ऐसा तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। तो ये बेटा बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत सोचने वाला सवाल था, इसलिए मैंने इसमें आपको इतना डिटेल से इतना समझाया आपको, कि आपको इसके पीछे का लॉजिक और थ्योरी भी समझ आ जाए कि इसमें थ्योरी क्या लगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। In a diatomic molecule, rotational energy at a given temperature, रोटेशनल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। ठीक, रोटेशनल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओबेज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ओबेज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोटेशनल एनर्जी भी फॉलो करती है, ये बात एकदम सही है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको थ्योरी में पढ़नी है। जो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको पीछे बताया था, उसको रोटेशनल एनर्जी भी फॉलो करती है, ये बात सही है। हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल मॉलिक्यूल, ये गलत है। सेम वैल्यू कैसे हो सकती है, एवरेज वैल्यू हम कंसिडर करते हैं ना, सेम कैसे हो जाएगी, है ना, तब तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना भाई। ये ग्राफ में अगर सारी वेलोसिटी सेम होती तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना बनता। ऐसा ग्राफ क्यों बना है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं है, अलग अलग है। सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना बनता, ऐसा ना बनता। ऐसा कैसे बन गया, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं है, तो हर मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन एनर्जी और हर मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी भी सेम नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। इक्वल्स ट्रांसलेशन एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया ट्रांसलेशन एनर्जी क्या होता है, 3/2 kVt, और रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, 2/2 kVt, अभी पिछली स्लाइड में बताया। तो ई ट्रांसलेशन क्या होता है, 3/2 kVt, ये कहां बताया, अभी पिछली स्लाइड में। और ई रोटेशन क्या होता है सर, 2/2 kVt, और ये कहां से आता है, ये भी मैंने बता दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम से आता है, ठीक है, यहां से आता है, ये पूरा चीज मैंने बता दी, इधर से आता है ये चीज। तो ये वाली बात भी गलत है भाई, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों बराबर कहाँ है भाई, ये 3/2 है, ये 2/2 है, अलग अलग है। इज 2/3 द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर हम ई आर को निकालना चाहते हैं तो 2/3 से हम
ट्रांसलेशन एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ER मिल जाएगा, देख लेते हैं। तो 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 इंटू KB इंटू टी, तो ये हमको KB इंटू टी मिल रहा है, और जो कि सही बात है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये वाली बात सही है। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम 2/3 से काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रोटेशनल एनर्जी मिल जाएगी, तो ये बात सही है। अगर आप इस वाले क्वांटिटी को इस वाली क्वांटिटी को अगर आप इस वाली क्वांटिटी को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रोटेशनल एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि ये कितनी है 2/2 KBT का मतलब क्या होता है, ये KBT अकेला लिखा हुआ है, तो ये बात सही है। तो A और D आंसर हो गया। ये दोनों फॉर्मूले आपको रिमेंबर है, याद रखने हैं, ठीक है। और ये किसके लिए है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल, सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये पूरा डिस्कशन किसके लिए है बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, ये बात ध्यान रखना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था डायटोमिक मॉलिक्यूल, सबके लिए नहीं है वैलिड, ठीक है। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा। A और D सही है इसका, ठीक, A और D सही हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है सर, PV इज इक्वल टू nRT। अब पहला A ग्राफ देखते हैं, राइट। अगर P कांस्टेंट है, इफ P इज कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T हो गया, तो VT ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही है भाई। यस सर। अब सेकंड बी ऑप्शन के लिए सोचो, फिर से PV इज इक्वल टू nRT वैलिड है, क्योंकि क्या बोला गया है, आइडियल गैस बोला गया हुआ है। कहां बोला है सर, ये तो बोला है, हाँ सर बोला है, ठीक। अब आइडियल गैस में क्या बोल रहा है, T इज कांस्टेंट, तो T क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर T कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 1/V हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, और ये क्या बनाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ सर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। कैसे पता, अरे मैथ्स नहीं पढ़ के आए हो क्या, गजब बात करते हो, ये भी हम बताएं कैसे होता है, कोई ना बता देंगे, टेंशन ना लो, मैथ्स में दिक्कत होगी वो भी करा देंगे, बट इतना आपको आना चाहिए कि हाँ सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस केस में PV कर्व कैसा बनेगा, PV कर्व कैसा बनेगा सर, ऐसा बनेगा, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये वाला चीज क्या हो गया, गलत। यस सर। अब हम क्या पे आए, सी ऑप्शन पे, क्या बोल रहा है, V इज कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू nRT। अब V कांस्टेंट है तो यहां से हमको दिख गया P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो PT कर्व कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जो कि बनाया हुआ है, PT कर्व कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जो कि बनाया हुआ है, ये बात सही है, पॉजिटिव, और PT कर्व स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। स्लोप भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन, ऐसा बना देता तो गलत हो जाता, क्योंकि यहां ध्यान दो इसका स्लोप क्या होगा, nR/V, ये पॉजिटिव है। यहां पे स्ट्रेट लाइन यहां भी बनेगा, और यहां पे स्लोप क्या होगा, nR/P, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप स्ट्रेट लाइन का ये ध्यान रखना, स्लोप का ध्यान देना। नेक्स्ट, आखिरी है डी ऑप्शन, PV और T कर्व ना, तो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक, PV इज इक्वल टू nRT। अब PV और T का बताना है, तो ये PV है और ये T है, तो यहां पर लिखा हुआ नहीं है इसने, बट यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर n कॉन्स्टेंट है तो स्लोप, अगर ये n कॉन्स्टेंट है, अगर दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, अगर दिस इज कॉन्स्टेंट, तो PV और T का जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा भाई, PV और T का कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कैसा होगा, nR, तो ये गलत हो गया। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहां PV, यहां T, ये स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसा होगा, nR, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, A और C हो गया। तो ये बेसिक ग्राफ के है ना, कि अलग अलग प्रोसेसेस में ग्राफ कैसा बनेगा, राइट। बेसिकली ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक, ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल।
ये कैसा प्रोसेस है? यहाँ तो बेसिकली मोल्स कांस्टेंट है ना, तो ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ। ये कैसा कांस्टेंट है? आइसोकोरिक। ठीक, तो दिस वर ग्राफ्स राइट, कोई इसमें बड़ा चैलेंजिंग चीज नहीं था। अब आखिरी लेस है ना, आखिरी सवाल होना चाहिए ये। हाँ, व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात हो रही है। ठीक, अब एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात अगर हम करें तो हमको मालूम है ये बात कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। और अगर हमको टेम्परेचर और कंप्रेशन की बात हो रही है ना, कंप्रेशन की बात हो रही है, तो हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेशन करना है। क्योंकि अब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्ड लिखा दिख रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी का लेने देना है टेम्परेचर से, और कंप्रेशन का लेने देना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम कम हो रहा है किसी चीज का मतलब वो कंप्रेस हो रहा है, राइट। तो यहां से हम लिखें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां से हम निकाल लें पी एन आर टी अपॉन वी, और ये हम क्या कर दें, यहां पुट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? एन आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास आ जाएगा एन आर टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन आर भी कॉन्स्टेंट है, तो टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमको मिल जाएगा टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन। अब बात करते हैं अब यहां पे अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होने का मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस कर्व से आप देख सकते हो कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लेना देना किससे है? टेम्परेचर से। ठीक, अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे सिस्टम को क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। किस चीज का सप्लाई हो रहा है? एनर्जी का। भाई एनर्जी का सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? अरे भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो सप्लाई हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही होगी। ये एनर्जी कहां से आ रही सर? सर ये एनर्जी आ रही है पिस्टन से, मूविंग पिस्टन से। ओ हाँ, जो मूविंग पिस्टन है वो गैस पे क्या कर रही है? वर्क कर रही है, गैस पर वर्क कर रहा है। और जब ये मूविंग पिस्टन गैस पर वर्क कर रहा है तो वहां से क्या हो रहा है? एनर्जी का सप्लाई हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और गैस पे कैसे वर्क कर रहा है? ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये इस मूविंग पिस्टन से कोलाइड होते हैं, और ये मूविंग पिस्टन उस पर क्या कर देता है? वर्क कर देता है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ये मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी। नाउ लेट्स रीड ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उसका कारण पूछ रहा है। बिकॉज कोलिजन विथ मूविंग पार्ट ऑफ द वॉल ओनली। गलत। भाई वॉल का कौन सा पार्ट मूव हो रहा है? वॉल का तो कोई पार्ट मूव नहीं होगा। मान लेते हैं ऐसा कोई चेंबर है या ऐसा कोई वो है, मान लेते हैं एक पिस्टन टाइप का, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, और यहां पर ऐसा पिस्टन है, दिस इज पिस्टन। ये क्या है भाई? ये है पिस्टन। हाँ सर, ये पिस्टन है। अब ये पिस्टन से जब मूव कर रहा है, ये पिस्टन क्या कर रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पिस्टन वर्क कर रहा है। ये बाकी की जो वॉल है आजू बाजू की, ये थोड़ी वर्क कर रही है। हाँ सर, तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है गलत हो गया। बिकॉज ऑफ कोलिजन विद एंटायर वॉल, नहीं सर, गलत। सिर्फ ये पिस्टन की वजह से वर्क हो रहा है, ये बाकी की जो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाली जो वॉल्स हैं, ये कोई वर्क नहीं कर रही। हाँ सर, बिकॉज मॉलिक्यूल्स गेट एक्सेलरेटेड इन देयर मोशन इनसाइड वॉल्यूम। गलत। क्यों? भाई यहां पर जो मॉलिक्यूल है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स उस पर जीरो है। मॉलिक्यूल पे एक्सेलरेशन कब हो रहा है? फोर्स कब लग रहा है? इस पिस्टन की वजह से लग रहा है। यहां पे कोई फोर्स थोड़ी है, मॉलिक्यूल किसी फोर्स के इंटरेक्शन में थोड़ी है जो उसको एक्सेलरेट करा देगा। तो ये गलत हो गया। बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी अमंग्स द मॉलिक्यूल। इसमें सारों ऑप्शन गलत कैसे हो गया? अरे हाँ, ये आंसर सही होगा ना यार, सॉरी। क्या बोल रहा है? बिकॉज कोलिजन विथ मूविंग पार्ट्स ऑफ द वॉल ओनली। हाँ, वॉल का जो मूविंग पार्ट है, मूविंग पार्ट कौन है? पिस्टन। पिस्टन क्या है? मूविंग पार्ट है। पिस्टन क्या है? मूविंग पार्ट है। मूविंग पार्ट ऑफ द वॉल ओनली, हाँ ये बात सही है। वॉल का देखो, ये पिस्टन भी वॉल का पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी वॉल का पार्ट है।
पर इसमें से वर्क कौन कर रहा, सिर्फ पिस्टन कर रहा, और मूव कौन हो रहा, सिर्फ पिस्टन हो रहा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग्स द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी नहीं, गलत, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से नहीं हो रहा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से एक स्टैटिक कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होती है, ठीक। अगर आप किसी सिस्टम को छोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन अचीव हो जाएगी, राइट। उसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, दिस ऑप्शन इज गलत, ए सही। ए को ध्यान से पढ़ना, फिर से पढ़ पड़ता था, बिकॉज द कोलिजन विथ मूविंग पार्ट्स ऑफ द वॉल ओनली, इसके जो वॉल के जो मूविंग पार्ट है, देखो वॉल कौन कौन सी वॉल है, ये भी एक वॉल है, ये भी एक वॉल है, और ये पिस्टन भी एक वॉल का पार्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ आप समझो, सिस्टम हमारा ऐसा है, राइट, दिस इज आवर सिस्टम लाइक दिस, ठीक, ये ऐसा कुछ है, ये भी। अब यहां पर आप देखोगे तो वॉल का पार्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब 1 भी वॉल है, 2 भी वॉल है, 3 भी वॉल है, और 4 क्या है, पिस्टन है। पिस्टन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो सिर्फ पिस्टन की वजह से वर्क हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल, बेसिक सवाल, ये समझने वाली बात, ठीक। और ये कैसे पता चला, ये पीवी टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है एडियाबैटिक लॉ। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में चीजों को चर्चा करने की कोशिश की, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे आई होप। फॉर पीडीएफ आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक। और यहां पर आपको पीडीएफ और बाकी जो भी कंटेंट हम आपको देंगे मिलेगा, और आइडियाज किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, क्या हेल्प आपको हमारी चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी पढ़ाई करते रहें अच्छे से, आपका साथ हम देने के लिए यहां पर हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।